मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आज से 14 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संबोधन में कहा, दुनिया का हर एक्सपर्ट कह रहा है 21वीं सदी है भारत की। अब भारत अपनी ही नहीं, दुनिया की ग्रोथ में भी है सक्षम। प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को बिहार की धरती से लाखों किसानों से होंगे रूबरू। देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त भागलपुर से करेंगे जारी। 13 जिलों से करीब 3 लाख किसानों को किया गया है जनसभा में आमंत्रित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग राज्यों में मूंगफली और सोयाबीन की खरीद अवधि बढ़ाने को दी मंजूरी। अगले 4 वर्षों तक तुअर, मसूर और उड़द की 100% खरीद को भी मिली मंजूरी। कहा, दालों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी और आयात पर निर्भरता होगी कम। और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची की बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला 2025 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि लिया हिस्सा। राज्यपाल ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आज से 14 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आगाज हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संबोधन में कहा, दुनिया का हर एक्सपर्ट कह रहा है 21वीं सदी है भारत की। अब भारत अपनी ही नहीं, दुनिया की ग्रोथ में भी सक्षम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अगले 2 दशक बहुत कीमती हैं। भारत अपने एनर्जी एम्बिशन को पूरा करने के लिए 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करना चाहता है। आप भारत की एनर्जी एम्बिशंस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। विदेश से जो मेहमान आए हैं, मैं उनका भारत में स्वागत करता हूं। साथियों, दुनिया का हर एक्सपर्ट आज कह रहा है कि 21st सेंचुरी भारत की सेंचुरी है। भारत अपनी ही नहीं, दुनिया की ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है और इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत की एनर्जी एम्बिशंस 5 पिलर्स पर खड़ी है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम हार्नेस कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने ब्रिलियंट माइंड्स को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। चौथा, भारत के पास स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है जो एनर्जी ट्रेड को ज्यादा आकर्षक और आसान बनाती है। और पांचवा, भारत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड है। इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं। साथियों, विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत अहम है और इसमें आने वाले 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे एनर्जी गोल्स 2030 की डेडलाइन के हिसाब से अलाइन किए गए हैं। साल 2030 तक
हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं। साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। साल 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे ये टारगेट्स काफी एम्बिशियस लग सकते हैं, लेकिन बीते 10 साल में जो भारत ने हासिल किया है, उससे ये विश्वास पैदा हुआ है कि ये टारगेट्स भी हम जरूर हासिल कर लेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक का ये तीसरा एडिशन दिल्ली में हो रहा है। ये कार्यक्रम परंपरागत एनर्जी को लेकर सोच बदल देगा। इसमें मंत्रालय द्वारा क्लीन कुकिंग पर एक विशेष इवेंट रखा गया है। उन्होंने कहा कि एनर्जी वीक के 4 एडिशन गोवा में होंगे। So within 3 years from the time we started in Bengaluru, Goa, third one in Delhi, and the next one, 2026, will be in its permanent home, where the ONGC is developing a 240-acre site, which will be a conference tourism site, and which will also be the home of the 4th edition of IEW, which will be in February 2026. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश से 700 से ज्यादा एग्जिबिटर, 500 से ज्यादा स्पीकर्स के साथ ही 70,000 डेलीगेट्स भी शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस होंगी। इंडिया एनर्जी वीक का यह एडिशन पिछले सभी एडिशन से काफी विस्तृत, विविधतापूर्ण और प्रभावी होगा। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र की छतरी योजना PMKSY को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य फसल उपरांत बुनियादी ढांचे और प्रसंस्करण सुविधाओं को मुहैया कराना है। इस योजना से फसल उपरांत नुकसानों में कमी लाने सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सकेगा। गौरतलब है कि PMKSY के अंतर्गत घटक योजनाएं उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है। सुविधा के तौर पर नुकसानों को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटर वाहन शामिल हैं। ये बुनियादी ढांचा न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता में भी सुधार करेगा, जो किसानों को बेहतर रिटर्न प्रदान करने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने, कृषि उपज की बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगा। इससे खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। इसके अलावा AIF योजना बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए मध्यम से लंबी अवधि के ऋणों की मंजूरी की सुविधा प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य फसल की बर्बादी को कम करना और मूल्य संवर्धन को बढ़ाना है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग राज्यों में मूंगफली और सोयाबीन की खरीद अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा अगले 4 वर्षों तक तुअर, मसूर और उड़द की 100% खरीदी को भी मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र के तहत 2025-26 तक एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान और PM आशा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना में मूल्य समर्थन योजना, PSS, मूल्य कमी भुगतान योजना, PDPS, बाजार हस्तक्षेप योजना, MIS और मूल्य स्थिरीकरण निधि PSF जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से कहा कि PM आशा योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य देने के साथ साथ उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि 2024-25 के खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार की धरती से लाखों किसानों से रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री 24 तारीख को बिहार आ रहे हैं। देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त भागलपुर से जारी करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में आसपास के 13 जिलों से करीब 3 लाख किसानों को आमंत्रित किया गया है, जहां पीएम मोदी किसानों के कल्याण, समृद्धि और विकास पर चर्चा करेंगे। किसानों के जीवन को कैसे सरल बनाया जाए, इसे लेकर पीएम मोदी किसानों से अपने विचार भी साझा करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे। ये पहला अवसर होगा जब देश के किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि की राशि प्रधानमंत्री बिहार की धरती से जारी करेंगे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला 2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां 70% से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है और कृषि उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। वे अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जो हम सभी के लिए चिंता का विषय है। किसानों को उनकी फसल एवं उपज का उचित मूल्य मिले और उनकी आय में वृद्धि हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि अनुसंधान केंद्र का दायित्व है कि वे किसानों के हित की सोचें। वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को सदैव किसानों के लाभ के लिए तत्पर तथा सक्रिय रहना चाहिए। जब अन्नदाता सुखी होंगे, तभी हम सभी भी सुखी रह सकेंगे। राज्यपाल ने कहा कि हमें एक फसली तक सीमित न रहकर बहुफसली खेती की ओर ध्यान देना होगा। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में कथित मिलावट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के नेतृत्व में जांच कर रही एसआईटी ने ये गिरफ्तारी की है। 2 आरोपी विपिन जैन और पूमी जैन भोले बाबा डेयरी से हैं, जबकि अपूर्व चावड़ा वैष्णवी डेयरी और राजू राजशेखरन एआर डेयरी से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक वैष्णवी डेयरी के अधिकारियों ने मंदिर को घी की आपूर्ति करने के लिए एआर डेयरी के नाम से निविदा हासिल की और प्रक्रिया में हेराफेरी करने के लिए फर्जी रिकॉर्ड बनाने में भी शामिल रहे। एसआईटी ने यह भी खुलासा किया कि वैष्णवी डेयरी ने झूठा दावा किया था कि वह भोले बाबा डेयरी से घी प्राप्त करती थी, जबकि अधिकारियों ने पाया कि भोले बाबा डेयरी के पास मंदिर बोर्ड की मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं थी। झारखंड के खूंटी जिला प्रशासन की ओर अवैध अफीम की खेती के उन्मूलन के लिए लगातार और सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिले में अवैध अफीम की फसलों को ट्रैक्टर से रौंद कर नष्ट किया जा रहा है, ताकि इस अवैध गतिविधि पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सके। वहीं मामले में संलिप्त लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही अड़की समेत अन्य प्रखंड के किसानों को वैकल्पिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा मूंग बीज समेत अन्य बीजों का वितरण किया जा रहा है। गौरतलब है कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें वैध एवं लाभकारी कृषि कार्यों से जोड़ने के लिए ये पहल की गई है। जन जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक एवं अन्य संचार माध्यमों के जरिए किसानों और स्थानीय निवासियों को अफीम के दुष्प्रभाव के साथ साथ वैकल्पिक खेती के लाभों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। खूंटी बाजार, मारंग, गहदा समेत अन्य क्षेत्रों एवं विभिन्न प्रखंडों में ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को जागरूक किया जा सके। जीवामृत प्राकृतिक खेती में उपयोग की जाने वाली प्रभावशाली खाद है। इसे गोबर के साथ पानी में कई पदार्थों जैसे गौमूत्र, गुड़, दाल का आटा आदि में मिलाकर तैयार किया जाता है। जीवामृत पौधों की वृद्धि और विकास के साथ साथ मृदा की संरचना सुधारने में ये काफी मदद करती है। इसके उपयोग से फसलों से गुणवत्ता युक्त पैदावार प्राप्त होती है। प्राकृतिक खेती फसलों के उत्पादन का एक प्राचीन तरीका है। ये मिट्टी के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्वों और जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। ये पर्यावरण के अनुकूल होती है तथा फसलों की लागत कम करने में भी कारगर है।
बिहार में न्यूनतम तापमान में हो रही वृद्धि रबी की फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। फरवरी महीने में ही मौसम के बदलते तेवर और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से किसान चिंतित हैं। इससे दलहनी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। देर से बुआई में चना और मसूर के पौधों में अभी फूल और फली दाना लग रहे हैं और अनुकूल तापमान न रहने के कारण इन पौधों से फूल झड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, मिट्टी से नमी गायब होने के कारण समय से पहले गेहूं की सिंचाई करनी पड़ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कम से कम 15 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए था, लेकिन प्रदेश का न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। न्यूनतम तापमान में वृद्धि का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं, सरसों, मसूर, चना, आम और लीची की फसल पर होगा। रबी की फसलों के लिए ठंड रहने और आसमान से ओस गिरते रहना जरूरी रहता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के कम बारिश वाले इलाकों में अरहर की कटाई का काम करें। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में कम तापमान की वजह से धान की फसल में झुलसा रोग लगने का खतरा है। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। वहीं फसलों में महत्वपूर्ण विकास के समय सिंचाई का ध्यान रखना जरूरी है। शुष्क मौसम को देखते हुए खड़ी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी वाले इलाके में मक्का के खेतों में सिंचाई करें। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में मूंगफली की फसल में सिंचाई की जरूरत हो सकती है। साथ ही दक्षिणी तेलंगाना में तिल, सूरजमुखी और बाजरे की बुवाई जारी रखें। बुवाई से पहले मिट्टी में पर्याप्त नमी सुनिश्चित कर लें। साथ ही दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बागानों और सब्जियों के खेतों में सिंचाई का काम करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान मिर्च की तुड़ाई समय पर कर लें। इतना ही नहीं, यहाँ के किसान ज्वार, अरहर और चने की कटाई का काम भी करें। इन दिनों उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ग्रीष्मकालीन तिल की बुवाई की जा सकती है। तटीय कर्नाटक के किसान धान की कटाई के बाद सनई की बुवाई करें। सनई का उपयोग पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में या हरी खाद के तौर पर किया जा सकता है। पश्चिमी तमिलनाडु में तिल की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान मक्का की फसल में सिंचाई का काम करें। वहीं तटीय कर्नाटक में मूंग की बुवाई की जा सकती है। केरल की बात करें तो यहाँ के ऊपरी हिस्सों में धान की कटाई का काम करें। केरल के ऊपरी इलाकों में अदरक की खुदाई समय पर कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है।
एक हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 8 फरवरी को मक्के का दाम था 2,800 रुपए। 10 फरवरी को इसकी कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और मक्के का भाव 2,800 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही हिम्मतनगर मंडी में इस दौरान मक्के के भाव में नरमी दर्ज की गई। 8 फरवरी को यहाँ मक्का 2,500 रुपए पर था। 10 फरवरी को इसकी कीमत 38 रुपए चढ़कर 2,538 रुपए पर पहुंच गई। राजस्थान की बेगू मंडी में मक्के के भाव की बात करें तो यहाँ बीते शनिवार मक्का 2,340 रुपए पर बिका। सोमवार को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,350 रुपए प्रति कुंटल। हालांकि उदयपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सफेद मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 10 फरवरी को मक्का 2,800 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव को देखें तो यहां की अलीगंज मंडी में मक्के का भाव रहा 2,265 रुपए। बदायूं मंडी में मक्का 2,350 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही फैजाबाद मंडी में पीली मक्का के सौदे 2,640 रुपए प्रति कुंटल पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245,41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें, केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति कुंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति कुंटल तय कर दी गई है। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में 8 फरवरी को सरसों का भाव था 4,500 रुपए। 10 फरवरी को इसके भाव में 1,250 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,750 रुपए प्रति कुंटल। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान सरसों की कीमत में मजबूती देखने को मिली। यहां 8 फरवरी को सरसों का भाव रहा 5,100 रुपए। 10 फरवरी को इसके सौदे 250 रुपए मजबूत होकर 5,350 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की बस्सी मंडी में बीते शनिवार सरसों 5,396 रुपए पर बिकी। सोमवार को इसके भाव में 515 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,881 रुपए। जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 8 फरवरी को सरसों का भाव रहा 5,560 रुपए। 10 फरवरी को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,570 रुपए। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें, कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के
न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपये बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने पहुंचे। मैक्रों ने पीएम मोदी का खुले दिल से स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कुछ तस्वीरें साझा की और लिखा, ठंड के मौसम ने भी भारतीय समुदाय को आज शाम अपना स्नेह दिखाने से नहीं रोका। हम अपने भारतीय समुदाय के प्रति आभारी हैं और उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री को लेकर एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, पेरिस में आपका स्वागत है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस में अपने समकक्ष जीन नोएल बैरोट से मुलाकात को लेकर खुशी जाहिर की। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि इस मुलाकात में एआई और नवाचार, कनेक्टिविटी और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ साथ द्विपक्षीय व्यापक सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के बारे में भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा मजबूत समागम हमारी रणनीतिक साझेदारी की ताकत और सहजता को दर्शाता है। पेरिस का BAPS स्वामीनारायण हिंदू मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। संभावना है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 2026 तक पूरा किया जाएगा। ये फ्रांस और भारत की संस्कृतियों के बीच एक सेतु का काम करेगा। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 के दौरान रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन की थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू इंटरनेशनल डिफेंस एंड ग्लोबल एंगेजमेंट्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उभरते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में नवोन्मेषी दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मालदीव के संसदीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह ने कल्याण बनर्जी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बंगाल सरकार को पीएम मोदी का चेहरा पसंद हो या नहीं हो, किंतु पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्रीय योजनाओं को स्वीकार करना चाहिए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।